स्टेज में इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं बिरसा मुंडा के बारे में बोलता हूँ, भगवान टंटे भिल के बारे में बोलता हूँ, बाबूराव शर्मा के बारे में बोलता हूँ, इनके बारे में बोलता हूँ करके लोग मेरे को मानते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग तो सोच रहे हैं कि भैया मैं बोल रहा हूँ मेरे को सुनने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बारे में जानने आए हम लोग और जानना चाहते हैं। जब सीमा कोड़ापे ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि क्या बात है, मंडला में इतनी जनसंख्या रहने के बावजूद समाज भगवान टंटे भिल के शहादत दिन में भी उपस्थित नहीं हुआ। दो बातें हो सकती है, या तो दुश्मन चाहता है कि आदिवासी समाज बिरसा मुंडा के विचारों से जुड़े ना, पहला, और दूसरा नेता चाहते हैं कि भैया बिरसा मुंडा की विचारधारा समाज में आना नहीं चाहिए। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिरसा मुंडा की विचारधारा हमको चाहिए नहीं, अब हमको हमारी जो प्राचीन विचारधारा है, जो मान्यता हम लोग मानते हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यता है, उसके साथ ही रहना है, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। मेरा आप लोगों के बीच में आने का पहला मकसद यह है, मैं मंडला में पहली बार ऐसा बड़ा प्रोग्राम लेके हम लोग बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में आज के दिन साउथ अफ्रीका में भगवान बिरसा मुंडा की शहीद दिन को याद किया जा रहा है। पाकिस्तान के कराची में आज के दिन भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं वहां के आदिवासी। नेपाल के आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा को आज के दिन याद कर रहे हैं। क्या बात है, मंडला का आदिवासी कोई दुनिया से दूर है क्या? उसको क्यों नहीं समझाया? कौन है जो समझाना नहीं चाहता है कि तेरा बिरसा मुंडा से क्या रिश्ता है? साथियों, इस देश में मुट्ठी भर नमक के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए आदिवासियों के अंगूठे लिए गए और उनकी जमीनें छीनी गई। ऐसे मंडला के कोर्टों में केस है, जिसकी 5 रुपए के लिए जो केस लड़ रहा है उसकी जमीन छीन लिए यहां के जमींदारों ने। 5 रुपए के लिए, एक मुट्ठी नमक के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए आदिवासियों के अंगूठे ले लेके उनकी जमीनें ली गई है। इस बात को बिरसा मुंडा जानते थे। इस जमीन के आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन भारत में नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। जो पश्चिम बंगाल से लेकर, पहले बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे, पश्चिम बंगाल उसका पार्ट था, ये सब पश्चिम बंगाली क्षेत्र था। जो बिहार और झारखंड जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। जहां तिलका मांझी, सिद्धू कानू, उनका आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के, अपने पूर्वजों के आंदोलन से प्रेरणा लेके बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन की हवा ऐसी बनी पूरे देश में कि भारत के हर कोने कोने में आदिवासियों ने जल जमीन जंगल की मांग की। लाखों की संख्या में आदिवासी मरे, जिनके नाम रिकॉर्ड में नहीं है। आरएसएस के लोग कभी इसमें बात भी नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं सच क्या है। लाखों आदिवासी मारे गए। थर्ड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोग नहीं मरे जितने आदिवासी जमीन के जंगल के आंदोलन में मरे। और जो मरे हैं उनके रिकॉर्ड भी नहीं निकाले गए। 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा भी बिरसा मुंडा के आंदोलन में शहीद हुआ है। जो बुढ़िया लाठी टेक के चलती थी वो भी लड़ी बिरसा मुंडा के आंदोलन में। ये वो आंदोलन है। पहले आदिवासियों को भूधारक बोलते थे, पहले ओबीसी को भूधारक बोलते थे,
शेड्यूल कास्ट को भूधारक बोलते थे, अल्पसंख्यक को भूधारक बोलते थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने भूमालक बनाया है। भूमि का मालकियत, इस जमीन का मालक आपको बिरसा मुंडा के आंदोलन ने बनाया है। 1898 में एक कानून पास हुआ। ये कानून भारत में पास नहीं हुआ, ये ब्रिटिश एम्पायर में पास हुआ। ब्रिटिशों का उस वक्त 11 देशों पर राज्य था। जो कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन से पास हुआ, उसकी मजबूरी उसको देखकर गवर्नमेंट घबरा गई और वो कानून पास करी। उस कानून का फायदा 11 देशों को हुआ विश्व के, और भारत के SC ST OBC को हुआ। वो कानून क्या था? उस कानून में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी खरीद नहीं सकता, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है, वो भी नहीं ले सकती आदिवासियों की जमीन। ये कैसा कानून है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और सरकार भी आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती है। जिस वक्त ये कानून पास हुआ, उस वक्त भारत में आदिवासियों की 42% जमीन थी। कितनी? 42। और मध्य प्रदेश में 56% जमीन आदिवासियों की थी, यानी आधा भारत आदिवासियों का था। उस वक्त यहाँ का लोधी, यहाँ का बाकी OBC समाज भी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में आता था, जिसको बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब बोलते थे, जिसको नोमैडिक ट्राइब बोलते थे। बाद में OBC बने आप। पहले तो आपको भी आदिवासी बोला जाता था। उसका जीता जागता उदाहरण है कि इसी जमीन पर आदिवासियों ने राजपूत रानी दुर्गावती को महारानी दुर्गावती को इन्होंने रानी बनाया। वो तो राजपूत समाज की थी। वो गोंड राजा दलपत शाह से शादी करके आई थी। दलपत शाह की मृत्यु हुई। आदिवासियों में प्रथा है, आदिवासी संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है। आदिवासियों ने महारानी दुर्गावती को रानी बनाया, उसको महारानी बनाया। अगर वही दुर्गावती हिंदू समाज में होती तो उसके पति के मरने के बाद उसको सती कर दिया जाता। लेकिन ये आदिवासी संस्कृति है जिसने महारानी दुर्गावती को वीरांगना बनाई। इतना ही नहीं, इसी जमीन पर अवंती बाई को आदिवासियों ने सत्ता सौंपे है। अवंती बाई कौन थी? उस वक्त अवंती बाई का जो समाज था वो कौन सा समाज माना जाता था? किसका वंशज माना जाता था? आज लोधी घबराता है, बाकी OBC के लोग घबराते हैं ये बोलने के लिए कि आदिवासियों के वंशज। यही आदिवासी समाज था जिसने अवंती बाई लोधी को यहाँ की रानी बनाया, इसी गठबंधन की रानी बनाया, क्योंकि हमारा खून एक है, हमारा DNA एक है, हमारी संस्कृति एक है, इसलिए समाज भी एक होना चाहिए। उसी आंदोलन का पार्ट है बिरसा मुंडा। साथियों, वो कानून देश में नहीं होता तो आज आपके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 3 एकड़ जमीन नहीं होती। अरे गढ़ मंडला आदिवासियों का है, आदिवासियों का कब्रिस्तान है क्या मंडला में? यहां गाड़ने को जगह नहीं है आदिवासियों के लिए। एक छोटा सा सामाजिक भवन था, मैंने देखा। अरे 10 एकड़ आदिवासियों के नाम से जमीन नहीं है, यहाँ पे ब्राह्मणों के नाम से 100-150 एकड़ जमीनें पड़ी। राजा आदिवासी था तो जमीन किसकी होनी चाहिए? रानी लोधी थी तो जमीन किसकी होनी चाहिए? तुम्हारे पास क्या है? मंडला जहां पे राजा पैदा होते थे, जहां राजवंशीय लोग पैदा होते थे, आज मजदूर पैदा हो रहा है। वो जो राजा था वो मजदूर कैसे बना? पूरे देश में जाना जाता है मंडला को मजदूरों के बाजार के नाम से। मजदूरों की मंडी बोलते हैं, मंडला नहीं बोलते हैं। और इसी मंडला में आदिवासियों के 2 सांसद, 5 विधायक, मरने को जमीन नहीं, समाज को एक कार्यक्रम करने के लिए जमीन नहीं समाज के नाम से। जैसे नागपुर में दीक्षा भूमि है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के नाम, वैसे रानी दुर्गावती के नाम से कम 100 एकड़ जमीन तो आदिवासियों को देना था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको दूसरी चीजें समझाई जाएगी। आपको किसी आबा बाबा के प्रोग्राम में खड़ा कर दिया जाएगा।
आपको रामायण पाठ कराने जाएंगे, संविधान नहीं दिए ओबीसी के हाथ में, रामायण और महाभारत दे दिए। अगर संविधान होता तो ओबीसी इस देश का राजा होता। पंजाब राव देशमुख जो कृषि के बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे, वो पंजाब राव देशमुख ने पार्लियामेंट में बोला था कि ओबीसी को आदिवासियों की सूची में डालो और देश में आदिवासियों का रिजर्वेशन 50% करो। क्यों बोला? हम धार्मिक संबंधों की तरफ जा रहे हैं। जब ओबीसी धार्मिक होता है तो हिंदू बन जाता है, जब ओबीसी धार्मिक होता है तो हिंदू बन जाता है, लेकिन सांस्कृतिक होता है तो सिंधु बन जाता है। इस देश में भगवान शिव सिंधु संस्कृति का प्रतीक है, यानी आदिवासियों की जो सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति है उसका प्रतीक है, कृषि का प्रतीक है। भगवान शिव सिंधु संस्कृति का प्रतीक है और भगवान राम हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। ये आधुनिक बात है हिंदुत्व की। सिंधुत्व की बात तो हजारों साल पुरानी है। ये हम बोलते हैं कि जब यह भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। भगवान पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से आदिवासी रहता है। वो इस देश का मालिक ही नहीं, इस देश का पहला नागरिक भी है। साथियों, बिरसा मुंडा ने यही बात रखा कि who are you to collect revenue from us, because we are the people, we are the indigenous people of this land, we are the owner of this land। इस देश इस जमीन के हम मालिक है, आप हमसे टैक्स लेने वाले होते कौन है? ये पहला लेटर देने वाला विश्व का पहला आदमी बिरसा मुंडा है। गांधी जी ने बाद में दिया, बिरसा मुंडा ने पहला लेटर लिखा, जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, जो एक गरीब समाज में पैदा हुआ, जिसको खाने को रोटी नहीं थी, इतनी बड़ी क्रांति कर दिया उसने 24 साल की उम्र में। जिसके बदन पे कपड़े नहीं, जिसके पेट में रोटी नहीं, भूखे प्यासे नंगे लोगों को लेकर इतना बड़ा आंदोलन किया और तुम्हारे हिस्से में जमीन आई। मैं तुमसे पूछता हूं, कौन से भगवान ने जमीन दिया तुमको बताओ? कौन से पंडित ने जमीन दिया तुमको? कौन से महाराज ने जमीन दिया और कौन से राजा ने जमीन दिया? ये बताओ। अगर गढ़मंडला आदिवासियों का था तो यहाँ के सड़क किनारे जो झोपड़े हैं वो आदिवासियों के क्यों है? तो स्लम के एरिया आदिवासियों के क्यों है? तुम्हारे पास 100-150 एकड़ अपने समाज की सामाजिक भूमि क्यों नहीं है? तुम्हारे राजाओं के किले खंडर क्यों बन गए? लोग दूर से देखते हैं, अंदर जाने से डरते हैं कि गिर जाएगा। सरकार भगवान राम का मंदिर बनाती है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भगवान राम पैदा हुए, यहीं पैदा हुए, तो लोग मान लेते हैं। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है, उसको मूल निवासी होने का दर्जा मिलना चाहिए। ये बात कोई नहीं मानता है। एक ही सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय, एक भगवान राम को न्याय मिल जाता है लेकिन आदिवासियों को नहीं मिलता। अबे जिसका देश है उसको न्याय नहीं मिल रहा है, जिसको देखे भी नहीं उसको न्याय मिल गया। उनके हिस्से में जमीन आ गई, आपके हिस्से में क्या आया? अब तो बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। 1993 में गवर्नमेंट ने बोली, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, कुछ अपने समाज के एड़े टेढ़े तिरछे गुलामी वाले जो मानसिकता के लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, जो दुश्मनों की सेना के सेनापति बन के काम कर रहे हैं, वो लोग पूछते हैं कहां लिखा है? अबे खुलेआम बोल रहा हूं ना मैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं ना इसकी, विश्व में चर्चा हो रही है ना इसकी। तू घर में बैठ के काहे की चर्चा कर रहा है? रामायण की चर्चा कर रहा है? क्या कर रहा है? लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो बच जाएगा क्या? वहां तो तेको हथियार उठाना ही पड़ेगा, तेको तो लड़ना पड़ेगा ही। तो ये सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। इसका दूसरा मतलब यह होता है, जब तेरे बच्चे की नागरिकता को, तेरे बच्चे की आदिवासियत को, तेरे
बच्चे की पहचान को, तेरे बच्चे की जिंदगी को कोई आदमी चुनौती देता है तो भी घर में बैठा हुआ है। कैसा समाज है ये? इसको समाज नहीं बोलते। पैदा आदिवासियों में हुआ है, वफादारी उनकी कर रहा है जो आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। वाह, ये बिरसा मुंडा की औलाद नहीं हो सकती, ये टंट्या भील की औलाद नहीं हो सकती है, ये बाबूराव शर्मा की औलाद नहीं हो सकती है, शंकर शाह रघुनाथ शाह की औलाद नहीं हो सकती। अगर वो कानून नहीं होता तो तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते, तुम्हारे पास घर नहीं होता, तुम्हारे बाल बच्चों को इस देश में आदिवासी कोई नहीं बोलता अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता। कोई भगवान ने जमीन नहीं दिया भाई तुमको जमीन इस आंदोलन की वजह से मिली है, ये क्रांतिकारियों की वजह से मिली है। आज तो तुमको आरक्षण के वादे पड़ गए, तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, यहां से जाके दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करता है आदिवासी। वो मंडला का राजा और दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाके गड्ढे खोदता है, उसको ठेकेदार पैसे नहीं देते तो बदले में जाके किसी मंदिर में वो भीख मांगता है और अपने बच्चों को पालता है। वहां उसके पास आधार कार्ड नहीं रहता, राशन कार्ड नहीं रहता, सिर्फ जो मजदूरी मिलती है उसमें अपनी जिंदगी काटता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिस पर इतनी तकलीफ आई है जो आदिवासी समाज पर है? जो बाहर से आए हैं मंडला में वो खुश है, पूरा नर्मदा नदी के आजू बाजू कब्जा है, पूरे बिजनेस पे कब्जा है, पूरी दुकानों पे कब्जा आदिवासी की है क्या? अगर मंडला आदिवासियों का 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है तो यहाँ पर आदिवासियों की परमिशन के बगैर धंधा भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कर रहे हैं। तुम्हारे बाल बच्चों की हालत देखिए, ये मासूम चेहरे क्या करेंगे? तुमको क्या बोलेंगे? मेरा बाप तो गांडू था, मेरा बाप तो बेईमान था, गद्दार था, सामाजिक गद्दार था, जिसने जब मेरे पेट में वार कर रहे थे दुश्मन तब मेरा बाप खामोश था। आज तुम्हारे बच्चों की पहचान पे वार हो रहा है। अरे तुम आदिवासी थे करके बच पाए, तुम्हारे बच्चे आदिवासी नहीं रहेंगे तो कैसे बचेंगे? इस पर बात करो, खुली चर्चा करो। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन है। इस बात को बिरसा मुंडा ने 24 साल की उम्र में बोला है और तू 64 साल का हो गया तो भी नहीं बोलता। इस देश में 2 महान व्यक्ति हैं जिनको सबसे ज्यादा जाना चाहता है, पहला महात्मा गांधी और दूसरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये दोनों महान व्यक्तियों ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया। एक कांग्रेस का नेता था दिल्ली में, बड़ा नेता था वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं तो खलबली मच जाएंगे। मैं बोल रहा था और उनको सामने बोला मैंने, पूरे कांग्रेसी लोग खड़े थे। मैंने बोला कि महात्मा गांधी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया, तो वो कान में बोलता है यार सतीश भाई थोड़ा रुक जाओ, क्या बोलना चाहते फिर से बोलिए। तो मैंने बताया कि रामगढ़ में, बिहार के, झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ जब देश आजाद नहीं हुआ। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, जब उनको एडवोकेट करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी बोलते थे। वो टाई और कोट पहनते थे। वो महात्मा गांधी जब ऐसे रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में आए तो बोर्ड पर ऐसा सामने गेट पे लिखा था, महामानव, धरती आभा, भगवान बिरसा मुंडा। तो गांधी जी ने पूछा एक आदिवासी को बुलाकर, अरे ये कितने लोगों के नाम है? तो आदिवासी ने बोला गांधी जी वैसा नहीं है, ये तो एक ही आदमी का नाम है। तो सब चुपचाप हो गए। बोले ये कितने साल जिया? तो वो ऊपर से नीचे तक गांधी जी को देखा और बोला गांधी जी सिर्फ 24 साल। गांधी जी बिल्कुल हक्का बक्का हो गए, 24 साल में इतनी बड़ी बात, क्या चाहते थे? कौन सा आंदोलन चलाते थे? तो वो जो आदिवासी था उसने बताया, मुंडा आदिवासी ने, मोड़ागाज मोलगामास इनका आंदोलन था। हर गांव में हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार, उसको गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज। ये आंदोलन, तो गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की तो देश को जरूरत है। तो टाई और कोट उतारा गांधी जी ने,
बिरसा मुंडा की जैसी लांगोटी पहना और पूरे देश में आजादी का आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो गांधी जी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को महाराष्ट्र के भंडारा से हरा दिए थे। बाबा साहब को पहली बार महाराष्ट्र के भंडारा से इलेक्शन हरवा दिए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीत के गए और जिन लोगों ने बाबा साहब को जिताया वो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे। जिस आदमी ने बाबा साहब को आखिरी वोट दिया उसका नाम भी बिरसा ही था। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब पश्चिम बंगाल से नहीं जीतते और पश्चिम बंगाल से जीतने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनको भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो इस देश में बाबा साहब को संविधान बनाने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये आंदोलन है बिरसा मुंडा का। तो ये जो अपने समाज के देश आए हैं, मेरा उनसे सवाल है, वे बाबा साहब से भी ज्यादा होशियार है क्या तू कि गांधी जी से भी ज्यादा होशियार है? जब बाबा साहब बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरित होते हैं, गांधी जी बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरित होकर काम करते हैं, तो तू किसके आंदोलन से प्रेरित होकर काम कर रहे मेरे भाई? घर से निकलो ना, क्यों डरता है? बिरसा मुंडा की जात पूछता है, विवेकानंद की पूछता है क्या, सावरकर की पूछता है क्या, पंडित जी की पूछता है क्या, मौलाना की पूछता है क्या? लेकिन बिरसा मुंडा की जात पूछता है, वारे तेरा समाज। वे बिरसा मुंडा ने जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, समाज के लिए कुर्बानी दी है। तुम अपने बच्चे को बोलो, हाथ उठा के बोलो अपने बच्चे को कि मेरे लिए फांसी की सजा ले ले। तुम्हारा सबका बच्चा लेता है क्या? देख लो, पूछो अपने बच्चे से, अपने भाई से पूछो, अपनी बहन से पूछो कि मेरे हिस्से की जो फांसी की सजा लेता है क्या? नहीं लेता है। ये वो हस्ती है जिसने तुम्हारे लिए फांसी की सजा ले ली। ये कंटा भील, बाबूराव शर्मा के, रानी दुर्गावती, अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई, बिरसा मुंडा 24 साल की उम्र में हंसते हंसते उसको लेके जा रहे थे। ये कहानी सुन लो थोड़ा, ये तुम्हारे काम आएंगी। जब बिरसा मुंडा को बताया कि तेरे को फांसी की सजा होने वाली है, तूने क्यों किया ये सब? तो बोले मैंने मेरे समाज के लिए किया। तो एक अंग्रेज अफसर है जिसका नाम है जॉन एल्विन, उसने पूछा भाई तेरे को क्या मिला यार, ये कौन सा है, क्या होता है समाज? तो उसने बोला है समाज वो है, बोले जो बिगर देखे बिगर सुने उससे अपना रिश्ता है, बिगर सोचे बिगर खून का सोच का रिश्ता है, वो मेरा समाज है। जिस वंश में मैं पैदा हुआ, जिस कौम में मैं पैदा हुआ, हम देश के मालिक हैं। मैं अगर पैदा हुआ और बार बार भी मरने का मौका मिलेगा तो मैं आदिवासी समाज के ऊपर कुर्बान हो जाऊंगा। ये शब्द है उसके, उस वक्त बिरसा मुंडा के शब्द में रिकॉर्डिंग है, उसमें आदिवासी लिखा हुआ है। और आपको आरएसएस वाले वनवासी बोलते हैं, बिरसा मुंडा आदिवासी बोलता है। आदिवासी का ही बच्चा बोलता है वनवासी बोलो, क्योंकि पैसे मिलते हैं। बिरसा मुंडा को बोला गया कि अब तेरे को फांसी होगी, ठीक है मंजूर है। बिरसा मुंडा की लड़ाई अंग्रेज अफसर खुद लड़ना चाह रहे थे, वो दीवाने हो गए उसको। उन्होंने बोला वी हैव सीन लिविंग गॉड, हमने एक जिंदा भगवान को देखा है। आप सोच सकते हैं उसको कैसी मौत मारी गई। यहाँ के जो उच्च वर्णीय लोग हैं उनके षड्यंत्र से बिरसा मुंडा को रात भर उसकी चमड़ी निकाली गई। जैसे बकरे को काट के उसकी चमड़ी निकालते वैसे बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली गई और उसके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि बोल तू इस देश का आदिवासी नहीं है, तू इस जमीन का मालिक नहीं है, तू ये बोल दे मैं केवल नागरिक हूं, मालिक नहीं हूं, तेरी फांसी की सजा माफ कर देते। रात भर तड़पते रहा बिरसा मुंडा, मर गया लेकिन बोला नहीं और आखिरी दम तक के बोलते रहा मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी रहूंगा। ये आंदोलन बिरसा मुंडा का। एक नाम बताइए, कोई नेता का बताइए नाम, एक आध मिनिस्टर का नाम बताइए, एक आध विधायक का नाम बताइए, एक आध सांसद का नाम बताइए, एक आध चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए जिसने आदिवासियों के लिए इतने दुख सहन किए हैं। तुम्हारी बच्चों के लिए, तुम्हारी कौम के लिए, तुम्हारे लिए इतना दुख सहन किया है, उस आदमी का नाम बताइए।
और उसके साथ बेईमानी, उसके विचारों के साथ बेईमानी, उस आंदोलन के साथ बेईमानी, ऐसा खून तो आदिवासियों का हो ही नहीं सकता। मेरे को विश्वास है कि जो आदिवासी आरएसएस में काम कर रहा है, जो आदिवासी बीजेपी में काम करता है, जो आदिवासी बजरंग दल में काम कर रहा है, जो आदिवासी और किसी अन्य संगठन में काम कर रहा है, अगर उसमें सच्चा खून होगा तो वो अपने आंदोलन की तरफ एक दिन बराबर आएगा। क्योंकि आदिवासियों के खून में गद्दारी नहीं है। ईमानदारी की मिसाल देते हैं लोग। जमीन पे सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी का नाम है आदिवासी। आदिवासियों को किसी आबा बाबा, किसी महाराज महाराज की जरूरत नहीं है। इसके तो खून में ईमानदारी है। 6 फीट का भी रहता है तो जाके गड्ढा खोदता है। 15 दिन का बच्चा रहता है तो पीठ में बच्चे को बांधती है और गड्ढा खोदती है। इनको किसी महाराज की जरूरत नहीं है। ये हमारी कौम की संस्कृति है, इसको श्रमिक संस्कृति बोलते हैं। आदिवासी संस्कृति शुरू से कृषि संस्कृति थी। कृषि संस्कृति की निर्माता आदिवासी महिला है। पहले जिसने फसल बनाई, जिसने फसल उगाई, वो महिला आदिवासी, वो देश की असली भारत माता है। वो आदिवासी महिला की बात कर रहा हूं। इसलिए आदिवासियों में जल जमीन जंगल को भगवान मानते हैं। जिसको बीमाल पेन बोलते हैं, गोंडी में बीमाल यानी क्या, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। बीमाल आंदोलन बाबा इधर अपन बिया हले सके मायो, ये है बीमाल पेन। पानी को पकड़ सकते हैं क्या आप? जंगल को पकड़ सकते हैं, जल को पकड़ सकते हैं, जमीन को पकड़ सकते हैं, इसको बीमाल पेन बोलते हैं। और उसका प्रतीक है तुम्हारे पास कुंवारा भीषण। उसी कुंवारा भीषण के नजदीक में हमने प्रूफ करके बताया पूरे देश को कि भारत में पहला आदमी वहीं से निकला है, उसी जमीन से आया है। और उसके वंशज एससी, ओबीसी और ये माइनॉरिटी, ये उसी के वंशज है। ओबीसी भी कभी आदिवासी था, एससी भी कभी आदिवासी था। ये जो सोच रहे हैं कि भैया पहले आदिवासी मर रहा है तो मरने दो, तो ओबीसी और एससी वेटिंग लिस्ट में है, प्रतीक्षा सूची में है। आदिवासी को लगता है ओबीसी मर रहा है तो मरने दो, तो बेटा तू भी प्रतीक्षा सूची में है। पहले कौन मरेगा इसकी दौड़ है हमारे, कौन बचेगा इसकी दौड़ नहीं है। पहले कौन मरेगा। मजबूर हो गए हम, पूरे मजबूर हो गए। अरे दूसरों ने तो समाज को कुएं में डाल दिया, लेकिन हमारे नेताओं ने तो हमको खाई में डाल दिया। कहीं का नहीं रखा, सोचने लायक नहीं रखा। डरते हैं बिरसा मुंडा की फोटो लगाने के लिए, डरते हैं। अबे मोदी जी बिरसा मुंडा का नाम लेने लग गए हैं। मोदी जी मजबूर हो गए कि बिरसा मुंडा का जो नाम है उसको लेना पड़ेगा अगर आदिवासियों के बीच में जाना है। ये बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है, बिरसा ब्रिगेड, आज से 22 साल पहले मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मैं इंजीनियरिंग से आया, नौकरी लगी मेरे को, मैं इंजीनियर था। मैं थैली लटका के बाइक से आया था यहाँ पर मंडला में। मेरे को मंच से उतार दिए थे। ये कौन सी बात कर रहा है, इसको हटाओ। बिरसा मुंडा तो क्रिश्चियन था, मेरे को मंच से हटाए। आज भी वो लोग गवाह है उसको। मैं उस समय थैली पकड़ के घूमता था तो मेरे को पागल बोलते थे लोग। अरे साला पढ़ा लिखा है ज्यादा, पगला हो गया है, ये सतीश पंजाब पगला हो गया है, इसका कौन है रे बिरसा मुंडा। 22 साल के बाद में लगातार मूवमेंट चलते रहा। आज देश का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर बिरसा मुंडा को नहीं जानते। इतना ही नहीं, इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा को सल्यूट करता है। वो बिरसा मुंडा का सम्मान नहीं है, वो आदिवासी समाज का सम्मान है। क्योंकि हमारा बाप कौन है हमको मालूम नहीं था। लोग समझते थे बिरसा मुंडा कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने, देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने उसका आदर्श किया। मामूली बात नहीं है बिरसा मुंडा, इतने जल्दी हजम नहीं होगा। लेकिन जब जमीन पे आएगा, एक बिरसा मुंडा ने इतना कमाल करके बताया तो हजारों बिरसा मुंडा यहाँ बैठे हैं। क्या होगा थोड़ा सोचो, तेरा क्या होगा रे काली, समझ में आ जाएगा जब बच्चा बच्चा बिरसा मुंडा की बात करेगा। ये मिशन है समाज को बचाने का। मैं गोंड हूं, मैं प्रधान हूं, मैं बैगा हूं, मैं कोरकू हूं,
अबे कैसे है? तेरा तो वंश एक है, तेरा तो डीएनए एक है, तेरी तो संस्कृति एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये जातिवाद कैसे खत्म होगा समाज को? इसका फायदा ब्राह्मणों को होता है, इसी को ब्राह्मणवाद बोलते हैं। वो नहीं मान रहे, तुम मान रहे हो। देश के ब्राह्मण भाई एक जगह आ जाते हैं, लेकिन आदिवासी एक जगह नहीं आ रहे। मामला क्या है? ये तो ब्राह्मण भाइयों से भी ज्यादा होशियार है, एक जगह आने के लिए डरते हैं। अभी गोंडवाने के जितने ग्रुप है, हम सबको बुला रहे हैं बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से। आओ भैया, भाई तो क्या कर सकते हैं, सब सोचो एक साथ। और कितने तोप है, हम थोड़ा लड़ते क्या देख लेते हैं। लोगों ने बिरसा ब्रिगेड पर ठप्पा लगाया कि ये कांग्रेस को मदद करते हैं। कांग्रेस को मदद नहीं करते, कांग्रेस मदद लेती है, मदद नहीं करते। अब मदद करेंगे हम अपने समाज के सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन। हम बनाएंगे, अपना आंदोलन खड़ा करेंगे। राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए, इसलिए ये आंदोलन तैयार किया गया है। ये राजाओं का आंदोलन नहीं है, नेताओं का आंदोलन नहीं है, समाज के मजदूर आदमी का आंदोलन है। ये जो बिरसा ब्रिगेड का आंदोलन है, इस पर तुम्हारे बच्चे का हक है। तुमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारी पीढ़ी को बचाने का साधन है, समाज को बचाने का साधन है। ये केवल एक राज्य में नहीं है, ये भारत के आज 13 राज्यों में है। यही समय पर, इसी समय पर, आज के दिन सब जगह जाके देख लीजिए, आप वीडियो खोल के देख लीजिए, पूरे बिरसा ब्रिगेड के लोग भगवान बिरसा मुंडा की शहीद दिवस को मना रहे हैं। बड़ी बात है, एक दिन दूर नहीं, जब पूरे मंडला जिले में बिरसा ब्रिगेड का, बिरसा मुंडा की बात शुरू हो जाएगी। बच्चा बच्चा बिरसा ब्रिगेड की बात करेगा, बच्चा बच्चा बिरसा मुंडा की बात करेगा। अबे वो अपने भगवान की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा? वो टंटा भील की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा? वो बाबूराव शर्मा जी की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा? दुर्गावती की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा? दलपत शाह की बात नहीं करेगा तो किसकी करेगा? दूसरों की नहीं करेगा। वो अवंतीबाई का बात करेगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अभी करना क्या है। आज के तारीख में हमारी अवस्था क्या है। अरे तुम गड्ढे खोदने का काम करते हो, अपना समाज गड्ढे खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी काम नहीं मिलेगा। जब गड्ढे खोदने का भी काम नहीं मिलेगा तो वो जिएगा कैसे? पूछो अपने नेताओं से, वे गड्ढे खोदने का भी काम नहीं मिलेगा तो वो जिएगा कैसे? अनस्किल्ड लेबर जिसको बोलते हैं, अकुशल कामगार। देश में, देश की अर्थव्यवस्था में अकुशल कामगार के लिए सिर्फ मौत लिखी हुई है, दूसरा कुछ नहीं। कितनी बेच रहे हैं अपनी? साहब, आप मंडला की बात कर रहा हूं मैं, ये छुपी हुई बात कर रहा हूं मैं, आदिवासी समाज की बात। आदिवासी अपनी किडनी बेचता है अपने बच्चों की शादी के लिए, अपना खून बेचता है महीने भर का राशन के लिए, अपनी रीढ़ की हड्डी बेच देता है, अपने बच्ची को बेच रहा है। ये हालत कौन से समाज की है? आदिवासियों की क्यों है? क्या गड़बड़ हुआ है? ये कब तक ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसा भागते रहेंगे? ये गांडूगिरी करते रहेंगे, जातिवाद के नाम पे, पार्टीवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पर, संगठनवाद के नाम पर। इन सब चीजों को छोड़कर केवल समाज और समाजवाद की बात करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, आज के दिन जिस भगवान को हम लोग याद कर रहे हैं, जिस जमीन पे मैं बैठा हूं, इस जमीन पे खून है अवंतीबाई लोधी का, इस जमीन पे रानी दुर्गावती का खून है, इस जमीन पे तात्या गोंड का खून है, बोमा प्रधान का खून है। ये तात्या गोंड और बोमा प्रधान, ये रानी दुर्गावती के दलपत शाह के सबसे पहले सिपह सालार थे। जैसी दलपत शाह मरा, उनका मर्डर हुआ, उसके बाद में ये दोनों आदमी को भी हटाया गया और बाद में इनको मार दिया गया। यहाँ पर राजभाषा थी दलपत शाह के समय तक, गोंडी को राजभाषा बोलते थे। गोंडी भाषा राज्य भाषा हुआ करती थी, तब लोधी भी गोंडी बोलता था, इसके प्रमाण है मेरे पास। गोंडी भाषा राज्य भाषा हुआ करती थी। आज पूरे देश में 1 करोड़ लोग गोंडी भाषा को बोलते हैं और 2 लाख लोग केवल संस्कृत भाषा को बोलते हैं, उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा। लेकिन गोंडी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा नहीं मिला है मेरे भाई। इतना ही नहीं, संस्कृत को देश की पहली भाषा,
और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बताया कि ये पहली भाषा है। अगर संस्कृत देश की पहली भाषा है तो ब्राह्मण भाई देश का पहला आदमी। आप मूल निवासी कैसे हो गए? आप आदिवासी कैसे हो गए? जब ये सब चीजें होती है पार्लियामेंट में हमारे लोग कुछ नहीं बोलते। जयपाल मुंडा ने ये बात बता रहा हूं मैं, तब अपने सांसद भी थे, गोंड सांसद भी थे, राजा थे, वो तो पार्लियामेंट में अटेंडेंस भी नहीं करते थे, वो घर में बैठते थे। जयपाल मुंडा ने बोला कि गोंडी भाषा, मुंडा भाषा, नागा भाषा, तुम्हारी भिल्ली भाषा, इसको राज्य भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इसको 9वीं अनुसूची में स्थान मिलना चाहिए। ये बात पार्लियामेंट में किसने बोला? जयपाल मुंडा ने। जयपाल मुंडा किसके विचारों से चलता था? बिरसा मुंडा के विचारों से चलता। वो बोल सकता है, बिहार का आदमी गोंडी भाषा के बारे में बोल सकता है, लेकिन बस्तर का आदमी, यहाँ के तुम्हारे मंडला का आदमी, सिवनी का आदमी, बाकी मध्य भारत का आदमी नहीं बोलता है। तब किसी ने कुछ नहीं बोला, तब किसी ने कुछ बात नहीं किया। अबे तुमको इतनी नफरत बिरसा मुंडा से क्यों हो गई है? चलो बिरसा मुंडा से नफरत नहीं होगी तो ये बिरसा ब्रिगेड से हो गई होगी। ये साले नक्सलवादी कैसी टोपी पहनते हैं? ये टोपी क्या है? ये बहुत लोग पूछ रहे हैं, ये टोपी आई कहां से? अबे इसमें जो कलर है वो जंगल का कलर है, ये जंगल का प्रतीक है। उसका मालिक कौन है? आदिवासी। देश की सेना बाद में बनी। ये कलर किसका है? ये पहली टोपी किसने पहना है? जिसने ये पहली बार ऐसा साफा पहना है उस आदमी का नाम है पुल्लेश्वर बाबूराव शर्मा। दूसरी बार उसके पहले किसी ने पहनाया है तो उसका नाम है भगवान टंट्या भील। उसके बाद अगर इस कलर का किसी ने सम्मान किया है तो उसका नाम है बिरसा मुंडा। तिरंगा झंडा बाद में आया, ये टोपी का कलर का झंडा लगाया था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको छोड़ दिया। बिरसा मुंडा ने हिंदू धर्म, वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया और बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों को एक ही धर्म होता है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। बिरसा मुंडा ने बताया कि विश्व में सबसे ऊंची संस्कृति आदिवासी संस्कृति है, इसलिए हमको किसी धर्म की जरूरत नहीं है। एक बार हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था, पानी आ रहा था, सब लोग इधर उधर मर रहे थे, भाग रहे थे। बिरसा मुंडा और उसके कुछ साथी लोग भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास में थे। राम जी का मंदिर अभी हम लोगों के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं था, तब जगन्नाथ का मंदिर प्रसिद्ध था। बिरसा मुंडा ने देखा कि कुछ सूअर के बच्चे ठंडी में पानी में ठुकर रहे हैं। उसके देखने के बाद उसको दिल में बहुत दुख हुआ। उसने देखा ये तो मर जाएंगे, इनका कैसा? बिरसा मुंडा ने जगन्नाथ भगवान के मंदिर का ताला तोड़ दिया और सूअर के बच्चों को सूअर के साथ में अलग अंदर डाल दिया। सुबेरे हंगामा हो गया, लोग बोलने लग गए, अरे बिरसा मुंडा ने तो मंदिर को अपवित्र कर दिया। थोड़ा समझ लो, इस बात को ध्यान से सुनो। लोग बोलने लग गए, सब पुजारी बोलने लग गए कि बिरसा मुंडा ने तो अपवित्र कर दिया, सूअर को डाल दिया। सुबेरे हो गई, लोग बिरसा मुंडा को बोले अब तेरे को सजा होने वाली है। तो बिरसा मुंडा ने बोला मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं को सजा मंजूर है। वहां पे पुजारियों को बुलाया बिरसा मुंडा ने और पूछा ये सूरज को किसने बनाया? तो महाराज जी ने बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला ये झाड़ को किसने बनाया? तो महाराज जी बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा तेरे को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। फिर आखिरी में बिरसा मुंडा ने पूछा ये सूअर को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने बोला भाई एक ही कारखाने का माल है, गोडाउन अलग कैसे हो सकता है? इसके गोडाउन अलग कैसे हो सकते हैं? माल तो एक ही कारखाने का है। तब बिरसा मुंडा ने बोला कि विश्व के जितने धर्म के लोग हैं सूअर को अछूत जानवर मानते हैं, लेकिन गोंडी में जिसको हम पत्ती बोलते हैं उसको आदिवासी लोग नारायण पेट बोलते हैं। उसको पूछते हैं, ये सच्चाई है।
तो बिरसा मुंडा ने बोला अगर हमारे संस्कृति में एक सूअर का भगवान के जैसा स्थान है तो इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा। लोग हंसते हैं हमको। आदिवासी आदमी महुए के झाड़ की पूजा इसलिए करता है क्योंकि महुए की दारू पीता है। ये लोग ऐसा ही बोलते हैं, रामदेव बाबा ये अपने को बताते हैं जड़ी बूटी लो, ये जड़ी बूटी लो। अबे वो जड़ी बूटी का मालिक कौन है? जंगल में रहता कौन है? थोड़ा रामदेव बाबा को बोलो एक झाड़ चढ़ के बता दे, एक झाड़ पे चढ़ के बता दे। 6 फीट का आदिवासी महिला जो गड्ढा खोदती है वो खोद के बता दे। रामदेव बाबा नहीं रहेंगे, वो कामदेव बाबा हो जाएंगे, जामदेव बाबा हो जाएंगे। इधर की कमर उधर हो जाएगी, कोई योगा काम नहीं आएगा। ये मेहनत कश आदमी को मत बताओ योगा क्या होता है, क्योंकि उसका पसीना बहता है। आदिवासी आदमी रोटी को हाथ नहीं लगाता है जब तक कि उसका पसीना नहीं निकलता है। ये उसकी संस्कृति है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था भाई कि हंसते हैं। तब बताया इनको कि जब चावल उगा नहीं था, गेहूं नहीं होता था, जवार नहीं होती थी, तो महुए की ही रोटी बनाते थे हम। वो महुए की ही रोटी को बनाते थे, उसी को खाते थे, उसी से इरुक बनाते थे हम, और वही पीते थे हम लोग और उसी पे जीते थे। जिस महुए ने हमारा पालन पोषण किया उस महुए के झाड़ को हम पेन बोलते हैं। अभी नया ट्रेंड शुरू हो गया, बुरा मानना। यहाँ पर बहुत सारे लोग गोंडी संस्कृति को मानते हैं। क्या बात है भाई, पानी के लिए इतना ज्यादा हो गया क्या? अरे पानी पीना नहीं है अपने को, उनको पिलाना है। अच्छे को पानी पिलाना है। थोड़ा बैठ जाओ, अभी पानी मत दो तुम। मेरे को दिए क्या इतने देर से भाग कर रहा हूँ कि मेरे को किसी ने पानी नहीं दिया, लेकिन इतने लोग सुन ही रहे तो पैसे कैसे होंगे? बोलने वाले को बहस लगनी चाहिए। तो हमारे लोग, एक बात बोल रहा हूं मैं, सवाल रख के जा रहा हूं। ये कैडर का सवाल है लेकिन मैं आप लोगों के सामने बीच में रख के जा रहा हूं। सब लोग गोंडी में बोलते हैं बड़ा पेन, बोलते हैं नहीं बोलते? हाथ उठाओ। बड़ा पेन बोलते कि नहीं? लेकिन हिंदी में उसको बोलते थे बड़ा देव। उसका मतलब बड़ा देव नहीं होता है। फड़ा सेलर यानी मेरी बड़ी बहन, फड़ा तुड़ी यानी मेरी बड़ी लड़की, फड़ोड़ तुड़ल, फलोर बाबू यानी बड़ा बाप। फड़ा बहन का मतलब होता है बड़ी देव, बड़ा देव नहीं होता है। आदिवासी समाज में महिला को मानते थे बड़ा, जिसको जंगो रायदार बोलते हैं। वो हमारा पेन है, वो हमारा बड़ा पेन है। महिलाओं का स्थान था वहां, पुरुषों का स्थान नहीं था। दुनिया के जितने धर्म हैं उसको पुरुषों ने बनाया, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सबको पुरुषों ने बनाया। लेकिन संस्कृति को जो निर्माता है वो महिला है। धर्म तो 4000 साल पुराना है भाई, संस्कृति तो 20,000 साल पुरानी है। ये समझो, हम बड़ा पेन बोलना चाहिए। पेन का दूसरा मतलब देव नहीं होता है। पेन इसका शब्द कोई निकाल नहीं सकता, इसका समानार्थी शब्द हिंदी में नहीं है, संस्कृत में नहीं है। पेन यानी देव नहीं होता है, गलत बता रहे हैं। पेन तो पेन ही है, उसको पेन ही बोलना पड़ेगा तुमको, क्योंकि पेन नाम की संकल्पना यूनिक है। इसको यूनिक वर्ड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। विश्व का पहला शब्द पेन, जिसका कोई समानार्थी शब्द नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी पूछा पेन यानी क्या। तो संस्कृति में जिसको अपन मानते हैं पेन, वो बहुत बड़ी चीज है, भगवान से भी बड़ी चीज है। इसलिए उसका मतलब देव नहीं होता है। ये बड़ा देव, बूढ़ा देव, ये कंसेप्ट हिंदू कंसेप्ट आ गया। आदिवासियों में कोई हिंदू कंसेप्ट नहीं है, वो आदिवासी संस्कृति थी, है और रही नहीं। साथियों, आज के दिन इतनी उपस्थिति में मैं 2 बातें रखना चाहता हूं, महत्वपूर्ण 2 बातें। आपके पास नौकरियां नहीं है, आपके पास काम नहीं रहेगा। अब ये लोग बफर जोन के नाम पर, टाइगर जोन के नाम पर, लैंड एक्विजिशन के नाम पर, फॉरेस्ट
इसके नाम पर जो जमीनें दूसरों को लीज पे दे रहे हैं, उसके बाद आदिवासियों के पास में कोई जमीन नहीं रहेगी, आपके पास जमीन नहीं रहेगी, काम नहीं रहेगा, आरक्षण नहीं रहेगा, जिंदा कैसे रहेंगे ये बताइए। बस सब लोग मिलके सोचिए, आपका समाज, आपका बच्चा जिंदा कैसे रहेगा ये बताइए। जमीन है नहीं है, वो भी छीन लेंगे, आरक्षण है नहीं है, वो भी छीन लेंगे, तुम्हारे अधिकार ही छीने जाएंगे, तुम जिंदा कैसे रहोगे? तुमको काम भी नहीं मिलेगा। चलो बताइए, कौन बताएगा जिंदा कैसे रहेंगे? हाथ उठाओ, बताओ कौन से नेता के पास चलते हैं? आदिवासी नेता के पास। सब उसके पैर वैर धोएंगे, उसके पैर वैर पड़ेंगे, उसको बहुत सारा चंदन लगाएंगे, उसको तिलक लगाएंगे, उसको भगवान बनाएंगे। चलो, वो कौन सा बाबा आया अभी? वो आदिवासी पेन के पास गया था, देव के पास नहीं गया, तो उसको मालूम ही नहीं पेन यानी क्या। जिस दिन पेन समझ जाएगा, देव भूल जाएगा, उसको समझा ही नहीं। उसको पूछो कि काम नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, आरक्षण नहीं रहेगा, तो जिंदा कैसे रहेंगे? बाबा है ना। चला बताओ, बड़ा खुला चैलेंज। धर्म जितना रखता है आदमी को, रोटी मिलेगी तुमको। साथियों, मरे हुए विचार से समाज मर जाता है। समाज को जीवित करने के लिए जिंदा विचार होना, जिंदा, और जिंदा विचार यानी शहीदों के विचार है। इन विचारों से ही समाज जिंदा होता है। कोई भी रहे, वो ब्राह्मण भाई क्यों नहीं रहता है, उसको भी सड़क पे आना पड़ेगा अगर उसके साथ अन्याय होता है तो। इसका एक ही जवाब है, प्रतिकार, क्रांति, परिवर्तन, विद्रोह। अगरबत्ती लगाने से काम नहीं चलेगा। तुम बड़े देव के पास जाओ, खड़े देव के पास जाओ, आड़े देव के पास जाओ, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। वो बोलेगा मैं तेरे को तो पैदा किया, तेरे को इतनी बड़ी महान संस्कृति दी है, तेरे को इतने अधिकार दिया, फिर भी मेरे पास आ रहा है, तो तूने क्या किया? तूने जमीन पे जाके क्या किया? समाज में पैदा होके क्या किया? बम पैसे कमाया, हार्ट अटैक आके डॉक्टर को दिया और मर गया, मट्टी में चले गया, कोई पूछता भी नहीं, पेशाब करने भी नहीं जाते लोग ऐसे लोगों के कब्र के ऊपर। ये हाल हो जाते हैं। ये लोग मरने के बाद भी जिंदा है, ऐसा लग रहा है आज बिरसा मुंडा जिंदा है। किसी राजा की जयंती नहीं होती, ये शहीदों की जयंती होती है। इसको बोलते हैं भगवान, ये जिंदा भगवान है। इनके विचारों पे समाज खड़ा होगा, नेताओं के विचारों से और राजाओं के विचारों से समाज खड़ा नहीं होगा, खड़ा होगा शहीदों के विचारों पर। और आपके बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो, समाज को जिंदा देखना चाहते हो, तो इन्हीं विचारों के सिवाय दूसरा कोई पर्याय नहीं है तुम्हारे पास। और विचार सुनने से नहीं मिलते, समझने से मिलते। आपको हर गांव में तैयार करना पड़ेगा, अपने बच्चों को खड़ा करना पड़ेगा, अपने आप को खड़ा करने पड़ेगा। आप कितने पढ़े लिखे हो ये बड़ी बात नहीं है, आप कितने समझदार हो और कितने ईमानदार हो ये बड़ी बात है। बहुत अच्छा आदमी है, कलेक्टर है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है, सुबह ड्यूटी पे जाता है, शाम को घर में आता है, 2 पैक मारता है और सो जाता है। इतवार के दिन टीवी और बीवी दोनों के साथ रहता है। बहुत अच्छा आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है। मिशन के लोग ऐसे आदमी को डेड मैन बोलते हैं। डेड मैन यानी मरा हुआ आदमी, वो जिंदा आदमी नहीं है। मजदूर है लेकिन समाज में जी रहा है तो जिंदा है। कलेक्टर है लेकिन समाज के लिए नहीं है तो उसका कोई यूज नहीं। समाज के लिए वो आदमी मरा हुआ आदमी। मरे हुए आदमी से समाज नहीं चलता, जिंदा आदमी से समाज चलता है। बड़े बड़े कलेक्टर है, बड़े बड़े मिनिस्टर है, फुर्सत नहीं है उनको समाज के आदमी से बात करने की। उनको बात आती है जब नंगे बदन रहता है, आदिवासी पसीना निकलता है, गड्ढे खोलता है, उसके पास जाते नहीं, उसकी बात आती है। और सारे पंडों की बात नहीं आती, वो मेहनत नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता, फिर भी पैर पड़ता है, उसको 100 रुपए देता है, लेकिन समाज का गरीब आदमी मिलता है तो उसको जय सेवा भी बोलने के लिए शर्म आती है। वाह, ऐसे लोग समाज को समझा सकते हैं। ये कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, अब बिरसा ब्रिगेड के यानी हमारे शहीदों के विचारों को समाज में जाने से कोई नहीं रोक सकता।
विचारों की कोई शकल नहीं होती है, उसकी कोई सूरत नहीं होती। आप लोग आज हम लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि हमारे को बचाने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं। 130 साल हो गए भाई, 130 साल में बालाघाट में नक्सलवादी आ गए, लेकिन बिरसावादी लोग नहीं आए, बिरसावाद नहीं आया। नक्सलवाद आ गया लेकिन बिरसावाद नहीं आया साहब। 13 साल की आदिवासी लड़की जिसको पीरियड भी नहीं आते हैं, 12 साल की आदिवासी लड़की जिसकी पढ़ने की उम्र है, ऐसे बच्चों के हाथ में हथियार है आज, ऐसे बच्चों के हाथ में मशीन गन है। कोई आदिवासी आदमी जाके पूछता नहीं है कि बेटा तूने बंदूक क्यों पकड़ी है। बंदूक पकड़ने का मतलब है उसका रिजल्ट है मौत। कौन से समाज की लड़की आज बंदूक पकड़ के लड़ रही है? आपको ज्यादा तैयारी करोगे तो तुमको नक्सलवादी बोलेंगे। आदिवासियों को टैग लगा दिए नक्सलवादी, मुसलमानों को टैग लगा दिए आतंकवादी। आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकता है, नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है। तुमको डराया जाता है, नक्सली बोल के तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगा दिया तो तुमको बंदूक मारने की परमिशन मिल जाती है। इसको ना हरकत प्रमाण पत्र बोलते हैं। मैं आपको नक्सल बोल दूं तो आपको मारने का अधिकार है, कोई पूछता भी नहीं। ये हालत कौन से समाज की है? आपको पुलिस के द्वारा कंट्रोल नहीं कर रहे आदिवासी क्षेत्रों को, मिलिट्री से कंट्रोल कर रहे हैं। 60% क्षेत्र है भारत के आदिवासी क्षेत्र, जहां पर 40% मिलिट्री लगा दी है इन्होंने। उतनी मिलिट्री तो इन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर में भी नहीं लगाई, उतनी मिलिट्री तो इन्होंने चाइना बॉर्डर में नहीं लगाई जितनी आदिवासी क्षेत्र में लगा दी है। किससे युद्ध करना चाहते हैं? जिसके बदन पे कपड़े नहीं, जिसको खाने को रोटी नहीं, जो घास के झोपड़े में रहता है, उसके बाजू में, उसके घर के बाजू में AK-47 लेके सैनिक क्या कर रहा है? पूछा क्यों नहीं किसी ने? अबे वो AK-47 बेच भी देगा तो उसका घर बन जाएगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी। आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं, आपके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं। आज आपको सोचना पड़ेगा। जब आपके नेता आपके बारे में नहीं सोचते या नहीं सोच रहे, तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा अपने बाल बच्चों के बारे में। आज का दिन ये बहुत अलग दिन है। एक बीच डाल रहे हैं हम बिरसा मुंडा के विचारों के बीच। ये ऐसे विचार है मेरे भाई, अगर समाज को जिंदा देखना चाहते हो तो ये अंतिम विचार है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो आओ, स्वागत है उसका। हम चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आपका स्वागत है, वो नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। थोड़ा आओ तो सही, बैठो तो सही। समाज से क्यों भाग रहे हो? समाज के वोट होना लेकिन समाज नहीं होना, इसका मतलब ऐसा है बच्चा होना लेकिन बच्चे का दर्द नहीं होना। संवेदन सुनने हो गए हमारे लोग, आपके बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे। ये अवस्था किसी और समाज की नहीं है, आदिवासियों की। ऐसे समय ओबीसी का आना, ऐसे समय SC का आना, माइनॉरिटी का आना, समाज की राजनीतिक पार्टियों का आना, सामाजिक संगठनों का आना, ये बहुत जरूरी है। मेरी नजर में ये मीटिंग आज की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि यहाँ ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनकी हालत आने वाला समय इनका बहुत खराब है। इनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। बेटा खड़े हो जाओ सब बच्चे, 2 मिनट खड़े हो जाओ। ये बिरसा ब्रिगेड के सैनिक है, जिसका एक पैर अंदर है बाहर है, वो नहीं, आने वाली कौम के ये लोग हैं, इनके हाथ में कमान रहेगी। ये तय करेंगे नेता कौन होना चाहिए। ये बोलेंगे नेता को बैठ तो सो जाएगा नेता, ऐसा प्रेशर बनाएंगे। बैठ जाओ, इनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा। ये वो आंदोलन है मेरे भाई जिसमें आप लोग बैठे हैं। ये दिखता नहीं है, जब ये चलता है तो लहर चलती है इसकी समाज में। समाज का एक एक आदमी अपना घर बार छोड़ के निकलता है। ये जो बच्चे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई PhD है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, घर बार छोड़ के काम कर रहे हैं, फुल टाइमर बन के काम कर रहे हैं। ऐसी नहीं है। ये टोपी की कीमत बहुत बड़ी है, गर्दन कट जाएगी लेकिन ये टोपी की शान नहीं करता है।
ये बड़ी बात है आप लोगों के लिए, मेरे लिए। आज हम लोग ऐसे भंवर में फंस गए हैं कि हमारा राजनीतिक अस्तित्व भी नहीं है। हमारे नेताओं को बहका देते, खरीद लेते हैं और आदिवासियों को राजनीति से बाहर करते हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स होता है। क्षेत्र आदिवासियों को, आरक्षण आदिवासियों का, फायदा दूसरों का होगा। ये सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है, लेकिन इसको ऑपरेट आरएसएस करती है। इसका मतलब आरक्षण आदिवासियों का नहीं, आरएसएस का है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिजर्वेशन बोलते हैं, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिजर्वेशन, राजनीतिक परिवर्तन बोलते हैं आरक्षण। आप बचोगे नहीं। इस परिस्थिति से आपको बाहर निकलना है। समाज को एक जगह लाना है। समाज के फैसले पर निर्णय होना चाहिए। नेता कौन होना चाहिए, पार्टी के फैसले पे नहीं होना चाहिए। हमारा समाज तय करेगा। समाज का बच्चा बच्चा, समाज का बुजुर्ग, समाज का मजदूर तय करेगा कि उसका नेता कौन होना चाहिए। आज के दिन हम सब लोग मिलकर एक ऐसी विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। ये बिरसा मुंडा का शहीद दिन नहीं है, ये रानी दुर्गावती का शहीद दिन है। उससे बड़ी बात है ये दलपत शाह का शहीद दिन है। आज का दिन हमारे लिए टंट्या बिल का शहीद दिन है। आज का दिन आदिवासी, हर वो आदिवासी जो समाज के लिए मर गया, कुर्बान हो गया, उसका शहीद दिन है। आपको दो बातें और एक बात बताना चाहता हूं, बोलते बोलते भूल गया। ये लोगों ने आदिवासियों के लिए अलग सजा मुकर्रर की है। ये मनुवादी सजा देते थे, मनुस्मृति के हिसाब से आदिवासियों को सजा देते थे। इनको देखिए, किसी को फांसी की सजा होती है, लेकिन शंकर शाह रघुनाथ साहब को तोप से उड़ाने की सजा हो गई। भाई, ये सजा उनको उच्च वर्णियों ने बताया, और तोप से उड़ाने के बाद उनके जो टुकड़े रहते हैं उसको जलाने की प्रथा है। बाबूराव शर्मा के को इन्होंने झाड़ पे बांधकर फांसी दी। 2 बार फांसी दी। एक बार फांसी का फंदा टूट गया, दूसरी बार दिए। जब मर गया उसके बाद में उसकी बॉडी को चूने की भट्टी में डाल दिए। चूने की भट्टी में डाल के उसको गला डाले और मार दिए। दलपत शाह को क्या किए? थोड़ा इतिहास पढ़ो। तुम्हारे टंट्या भील को क्या किए? इतिहास पढ़ो। टंट्या भील का एक कहावत बताता हूँ। टंट्या भील को बोले तुमने 35 साल तक के 25 साल तक के संघर्ष किया। टंट्या भील अपनी बहन को नहीं पहचान पा रहा था। उसकी बहन सामने खड़ी थी, उसका चेहरा भूल गया था। टंट्या भील को बोले आज तुमको फांसी होने वाली, किसको देखना चाहते हो? तो उसने बोला मैंने अपने समाज को अपना भगवान माना हुआ, मैं अपने भगवानों को देखना चाहता हूं मरने के पहले। तो ये जबलपुर से लेकर तो इंदौर तक पूरे रेलवे स्टेशन में लाखों लोग थे, लाखों, उसके दर्शन के लिए। वो मरने के पहले अपने समाज को देखना चाहता है। बिरसा मुंडा अपनी मां से, अपनी बहन से, अपने भाई से नहीं मिला, अपने समाज से मिला और मर गया। ये समाज क्या चीज है जिसको देख के मरने की बात करते हैं? ये लोग पागल थे गए, ये दीवाने थे क्या? ये वो शहीद दिन है मेरे भाई। शहीद दिन यानी सभी शहीदों के विचारधारा का अनुकरण करने का दिन। आइए हम सब लोग मिलकर 2 मिनट के लिए खड़े होकर उस महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा और जितने शहीद हैं हमारे रघुनाथ शाह, शंकर शाह, हमारे दलपत शाह, संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, अवंतीबाई लोधी, रानी झलकारी देवी, जितने हमारे शहीद हुए, भगवान टंट्या भील, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, संभाजी महाराज, ये जितने शहीद हुए हैं, इन तमाम लोगों को अपनी जगह खड़े रहकर 2 मिनट के लिए हम लोग मौन धारण करेंगे। इनको आज श्रद्धांजलि नहीं देंगे। शहीद मरता नहीं है, वो जिंदा है, उसको आदरांजलि देते हैं। इनको आदरांजलि देंगे, आंख बंद करेंगे, नीचे मुंडी डालेंगे और कसम खाएंगे आज के बाद कोई जातिवाद नहीं करेंगे, आज के बाद कोई पार्टीवाद नहीं करेंगे, आज के बाद कोई संगठनवाद नहीं करेंगे, आज के बाद केवल समाज और समाजवाद के लिए जिएंगे और समाज के लिए ही मरेंगे। ऐसी शपथ खाओ, तब जाके इन शहीदों का आंदोलन आगे बढ़ेगा, आपके बच्चों का आंदोलन आगे बढ़ेगा, आपके आने वाली पीढ़ी का आंदोलन आगे बढ़ेगा। याद रखो, ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए
लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हार गए तो भारत के नक्शे से आदिवासी खत्म। अगर इस लड़ाई को जीतना ही पड़ेगा किसी हाल में, अगर आदिवासी समाज को जिंदा रखना चाहते हो तो आइए 2 मिनट का हम सब लोग मिलकर एक शपथ करें, मौन धारण करें, उनको आदरांजलि दें और ये शपथ करें कि हम समाज के लिए जिएंगे, सबको जोड़ेंगे, एक नए समाज का निर्माण करेंगे। समाज के गरीब आदमी, एक आदमी क्यों ना हो, एक गांव में एक घर क्यों ना हो, उसको जोड़ो। समाज के प्रत्येक वर्ग, पैगा होगा, कोरकू होगा, भील होगा, कोट होगा, प्रधान होगा, तुम्हारा मुंडा होगा, सबको जोड़ो। लोधी होगा, पटेल होगा, उसको भी लाओ, सबको अपने साथ में जोड़ो। ये लोग जैसे हिंदू धर्म के नाम पे सबको जोड़ते हैं, वैसे आदिवासियत और मूल निवासीवाद के नाम पे हमको सबको नाम। इनके पास हिंदू धर्म है तो हमारे पास सिंधु धर्म है। ये हिंदू की बात करते हैं, हम सिंधु की बात करते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, हम शिव की बात करते हैं। शिव के जटा में पानी है, त्रिशूल है, हाथ में डमरू है, गले में नाग है। ये गाय का प्रतीक है, ये कृषि का प्रतीक है। खेती करने के लिए जोतने का हल लगता है, 3 मुंडी बोलते हैं उसको, त्रिपाठी बोलते हैं, जिसको हल बोलते हैं। पानी लगता है खेती के लिए, साफ रहता है खेती में, जमीन में। ये शिव का जो अवतार नहीं है, कृषि है, ये जल जमीन जंगल की संस्कृति है, ये आदिवासी संस्कृति है, ये हमारा पैसा पेड़ का संस्कृति है। हम लोग शिव को नहीं, शिव की मां को मांगते हैं। शिव भी अपनी मां को मांगता था। इनको मालूम नहीं है शिव कौन है। धारावाहिक में बता देते हैं कि शिव ध्यान कर रहे हैं, पार्वती आई और शिव जी को पूछी आप किसका ध्यान कर रहे हैं, तो शिव जी बोलता है मैं राम जी का ध्यान कर रहा हूं। तो राम जी का काल कहा, भगवान शिव कहा, देवादि देव महादेव, गॉड ऑफ गॉड, उसको भी नहीं छोड़ रहे। जब शिव महादेव था तो आदिवासियों में था, ये बात बता देता हूं। जब शिव महादेव था तो आदिवासियों में था, जब महेश बना तो ब्राह्मणों में था, जब आदिवासी संस्कृति में शिव था तो समाज का कैप्टन था, महादेव बोलते थे। लेकिन उधर चले गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीसरे नंबर का भगवान बना दिया। तीसरे नंबर का भगवान शिव। ये लोगों ने चिट्ठी दी और बताया कि यहाँ एक चादर डालो, जितने लोग आए सबको बोलो थोड़ा कलेक्शन देंगे। सही बात है। तो ये चिट्ठी जो बच्ची ने देके गई है उसके लिए तालियां बजाओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितना सहयोग बनता है, जो भी सहयोग बनता है वो यहाँ पे डाल दी जाएंगे। तो पहले एक पीली वाली चादर डाल दो। तो समाज के लिए भीख भी मांगते हैं, अपनों से मांगते हैं, दूसरों से नहीं मांगते। समाज के लिए समाज से ही भीख मांगना पड़ता है, क्योंकि नोट नहीं कमाते हम, दुश्मन के कारखाने से पैसा नहीं आता है। एक सवाल है, दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीदकर दुश्मन के खिलाफ लड़ सकते क्या? वो तुमको बंदूक तो देगा लेकिन गोली निकाल देगा। तो बिगर गोली की बंदूक से अच्छा है अपना डंडा, बंद हवाई जहाज से चालू साइकिल अच्छी है। तो ये याद रखो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए जितने लोग हैं, ये जितने गणमान्य लोग हैं, इन्होंने मेरे को बोलने का चाहा, ये मेरे से अच्छे सोचने और बोलने वाले लोग हैं, ये सम्माननीय लोग हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये सामाजिक मंच है, ये मिशनरी मंच है, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं चलता, इसमें कोई नेता भेदा नहीं है, कोई मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। किसी को मालूम नहीं कि बिरसा ब्रिगेड का अध्यक्ष कौन है, बिरसा ब्रिगेड का सचिव कौन है, यहाँ की शाखा किसकी है, किसी को कुछ नहीं मालूम। हर आदमी अपने आप में एक शाखा है, यहाँ शाखा रहना चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, क्या करेंगे वे? जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ होना चाहिए। तुम्हारी ताकत दिखना नहीं चाहिए, तुम्हारी ताकत रहना चाहिए। अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो, अपनी ताकत को छुपाओ, सही जगह उसका इस्तेमाल करो। ये याद रखो,
2 मिनट का सब लोग मिलकर ऋषि मुझीलाल के हाथ बंद करके शांति मन से हम लोग प्रार्थना भी करेंगे और प्रतिज्ञा भी करेंगे कि आज के बाद हम सामाजिक जीवन को जिएंगे। जो हो गया, लेकिन आज के बाद एक नया सामाजिक जीवन अपने शहीदों के विचारों पर, भगवान बिरसा मुंडा के विचारों पर, नंद्या दिल के विचारों पर, बबरौर शर्मा के विचारों पर हम लोग चलेंगे। ऐसी सब लोग प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। 2 मिनट के लिए हम लोग ऋषि मुझीलाल के मौन धारण